हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना जा रहे हैं। मम्मी जी भर कर खाइए, हमारे यहाँ बहुत खाना है। नीलू ने अपनी सास की आंखों में देखते हुए कहा और नौकर को मिठाई लाने को बोला। सास साधना और ससुर उमेश दोनों बेहाल नीलू के सामने बैठे हुए थे। दोनों सूख कर काटा हो चुके थे और उनके शरीर इतने जर्जर दिख रहे थे कि उनमें बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। पापा जी, लीजिए खाइए। नीलू ने ससुर उमेश जी के आगे भी पकवान सजा दिए और अंदर कमरे में चली गई। सास ससुर दोनों फटे हाल भीगी आंखों से घर के तरफ देखने लगे। इतना बड़ा आलीशान घर और इतनी शानो शौकत देखकर नीलू की सास साधना सकते में तो ही थी, बल्कि उसे पुराने दिन याद आने लगे थे जब उसने नीलू के जीवन में कांटे बोने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ साल पहले की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। इसने तो घर में बर्बादी कर रखी है, जाने कहाँ से जाहिल आ गई है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और ये बर्बाद करने में तुली रहती है, इसको समझ में नहीं आता है। ऐसे कहते सास साधना अपनी बहू नीलू करे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मौका मिलते ही शुरू हो जाती थी। नीलू के मुंह से निकला, मगर मम्मी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने मेंबर हैं। लेकिन सास साधना कहाँ सुनने वाली थी। मुझसे मुंह मत चलाया कर, समझी। इतना सारा बनाकर रख दिया है, कम में भी काम चल सकता है। नीलू की सास अव्वल दर्जे की कंजूस थी और जब देखो बस उसका ध्यान इन्हीं बातों में लगा रहता था। नीलू की शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन उसकी सास ने उसको अपनी कंजूसी के सारे रंग दिखा दिए थे। नीलू का पति सुमित के इस व्यवहार से दुखी रहता था, लेकिन माँ के आगे बोलना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर था। साधना किसी को नहीं छोड़ती थी, मगर जब नीलू के ससुर यानी उमेश जी नीलू के लिए साधना से कहा सुनी किया करते थे तो साधना थोड़ा शांत हो जाती थी। मगर बाद में साधना की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाया करती थी कि उमेश जी के मुंह में एक कौर भी नहीं चलता था। दिन भर कलेश के कारण उमेश जी रिटायर होने के बाद भी घर से बाहर रहा करते थे। कंजूसी की हद इतनी थी कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। पड़ोस की औरतें साधना से पूछने लगी थी, साधना, तेरी बहू को अभी तक बच्चा नहीं हुआ? अब तो शादी को भी 1 साल होने को आया। साधना भी जवाब देती, हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक नहीं हुआ। लोगों के सवालों के कारण घर में आए दिन झगड़ा होते रहते हैं। साधना का मुंह फटा होना नीलू के लिए बड़ा दुखदाई था। जब एक दिन साधना ने उससे पूछा, तू बाज है क्या? अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी है? सहमी सहमी नीलू भी थोड़ा रुक कर जवाब देती, मम्मी जी, अभी तो 1 ही साल हुआ है। लेकिन इस जवाब से तो साधना को अंगारे की लग गए। साधना ने आग बबूला होकर पूछा, 1 साल का क्या मतलब है? शर्म नहीं आ रही है तुझे? साधना को इस दहाड़ से नीलू सहम गई और चुपचाप खड़ी रही। नीलू ने सच्चाई साधना को बताई ही नहीं कि उनका बेटा सुमित अभी बच्चा चाहता ही नहीं था। पहले वो अपनी कमाई बढ़ाना चाहता था और फिर उसके बारे में सोचना चाहता था, मगर साधना को बच्चे से ज़्यादा लोगों
की बातें खाई जा रही थी। एक दिन नीलू ने अपनी सास साधना के सवाल सुमित के सामने रख दिए। सुमित, तुम्हारी मम्मी रोज मुझे ताने मारती रहती हैं, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी? तुम ही बताओ कि उनसे क्या कहूँ? उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी? सुमित ने नीलू को समझाया। अरे कहने दो उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। काम से थकी हारू नीलू ने लेटे हुए कहा, पता नहीं तुम्हारे ये थोड़े दिन कब खत्म होंगे। मेरे तो रोज ही गले में सांस अटकी रहती है। जाने वो बच्चा इस कंजूसी में कैसे जियाएंगी। अगले दिन सुबह ही सास का फरमान नीलू के सामने आ गया। फिर नीलू क्या ही करती, गया कि डॉक्टर के पास चलना है। साधना की तो जैसे इज्जत पर बात आ चुकी थी और वो नीलू की एक सुनने को भी तैयार नहीं थी। नीलू ने फिलहाल बात टालने के लिए साथ जाना ही ठीक समझा। साधना ने इस महिला डॉक्टर से सारे चेकअप करने का बाद सवाल किया। डॉक्टरनी जी, बच्चा हो तो जाएगा ना? डॉक्टर ने भी साधना की संतुष्टि जवाब दिया। अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्वस्थ है। लेकिन ये सुनते ही साधना ने पूछ लिया। साधना ने गुस्से से आंखें चौड़ी करके कहा, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने साधना को गुस्से देखकर समझाया। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये चाहेंगे तो हो जाएगा। सब कुछ सही था तो अब नीलू को सच बोलना ही सही लगा। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने आराम से कह सकती हूँ मम्मी जी गुस्सा भी नहीं कर पाएंगी और रोज रोज की किटकिट भी खत्म हो जाएगी आज। नीलू ने काफ़ी देर तक सोचा और डॉक्टर के सामने उसने बोला, डॉक्टर, वो क्या है कि अब तक इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पति की मर्ज़ी नहीं है। वो थोड़ा रुकना चाहते हैं क्योंकि अभी वो इसके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं। साधना की आंखें हैरत से फट गई। कौन सा खजाना मिलना है तुम्हें? इतना था तो अपने घर से क्यों अनहीन लाई? हमारे खानदान को ही बेइज्जती करनी थी तुझे? मैं तो कह रही थी डॉक्टरनी जी, ये इसके ही मन की उपज है। मेरा बेटा ऐसा नहीं सोच सकता। नीलू की ये देखकर हालत खराब होने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सास यही डॉक्टर के सामने ही इस तरह बोलेगी। लग रहा था कि आज घर जाकर नीलू की खैर नहीं। साधना शायद बख्शने वाली नहीं थी। साधना के साथ नीलू घर वापस आई तो पूरे रास्ते साधना के तीखे शब्द सुनने को मिलते रहे। नीलू की आंखें बार बार भर आ रही थी, लेकिन साधना को ये सब ना तो अभी दिखा था ना ही दिखने वाला था। अपना सा मुंह लेकर नीलू उसके साथ घर आ गई और उसके बाद जो हाथ धोकर रसोई में चली गई। सास ने आते ही अपने पति उमेश के कान भरने शुरू कर दिए। सुनिए जी, सुमित को समझा दीजिए आप, ये लड़का जाने क्या सोचे बैठा है या यही कलमुही झूठ बोल रही है। इसके बाद साधना ने सारी बात पति को बता दी, जिसके वो मुस्कुरा उठे। उमेश जी ने साधना की तरफ देखकर कहा, अरे साधना, जिस बात का इतना बतंगड़ बना रही हो वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। आजकल के बच्चे हैं, ऐसा सोचते हैं कि और प्लानिंग से काम करते हैं। अगर हमारा सुमित भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। हाँ, मगर ज़्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। रमेश जी साधना के व्यवहार को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की साधना को समझाने की, मगर साधना कहाँ सुनने वाली। साधना का स्वभाव इतना सरल भी नहीं था कि वो
एक बार में मान जाती, इसलिए तुरंत बोल पड़ी, वहीं मैं भी कह रही हूँ कि अच्छी बात नहीं है। वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बना रहे हैं, कल दूसरे की, कल परसों तीसरे की भी शादी कर देंगे, तो क्या ये घर में सूनी गोदी घूमेगी? समाज का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। वो आने वाली नई बहू क्या सीखेगी? इससे साधना अपने दूसरे बेटे अमित की बात करने लगी थी, जो अच्छी नौकरी पर था, और साधना अब उसकी भी शादी करने के बारे में सोचने लगी। इस बार उमेश जी बिगड़ पड़े। अरे कुछ समय शांति रख लोगी तो क्या कुछ घिस जाएगा तुम्हारा? तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या साधना? तुम्हारी कंजूसी ने पहले ही घर के हालात खराब कर रखे हैं। साधना भी सुनते ही गुस्से में कहने लगी, घर को चलाती हूँ, जिसे कंजूसी बोल रहे हो? बड़ी बड़ी मुश्किल घर जोड़ा है, उसको बराबर करने दूँ क्या? उमेश जी, जो कि अखबार में तल्लीन थे, इस बार वो गुस्से पर काबू न रख पाए। तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी तुम? हद है इस औरत की भी। उमेश जी अखबार पढ़कर जूते पहनने लगे। उमेश जी बड़ा बड़ा रहे थे, इसलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ। जब रहता हूँ तब तुम किचकिच करे रहती हो। लो, यहाँ तुम ही शांति से अकेले रहो। उमेश जी फ़ोन उठाकर रोज की तरह गुस्से से बाहर निकल गए। नीलू दोपहर का खाना प्लेट में लेकर आ गई और साधना के सामने रखकर कहा, मम्मी जी खाना खा लीजिए। साधना ने जैसे ही नीलू को देखा, उसका चेहरा तमतमा गया और बोली, ले जा इसे यहाँ से। अब तो चैन पड़ गया होगा तुझे। तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। नीलू अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट रोने लगी। नीलू खुद से ही बोलने लगी, मेरी गलती ही क्या है? इनका बेटा नहीं चाहता है तो अब मैं क्या करूं? साधना की हरकतों से परेशान नीलू के दिन दुख में ही गुजर रहे थे। एक दिन नीलू ने सुबह उठकर कांपते हुए साधना से कहा, मम्मी जी आज मेरी मम्मी और भाभी आ रही हैं। साधना ने इस मौके पर भी नीलू को ताना मारते हुए कहा, अच्छा बेटी के घर कौन आता है? चल आ ही रही है तो कह देना कि बेटी के लिए कुछ लेते आएंगी, घर खाली हाथ ना चली आए। नीलू ये तो किसी तरह से सह गई, लेकिन जो उनके आने के बाद होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। दोपहर के बाद नीलू की मम्मी अपनी बहू के साथ आ चुकी थी और सभी सोफे पर सामने सामने बैठे हुए थे। साधना बार बार उनका लाया सामान देखती और मुंह बिचका लेती, जो उमेश जी भी देख रहे थे। उमेश ने उसकी माँ से कहा, बहन जी इतना लाने की क्या ज़रूरत थी? नीलू की माँ साधना की आदत जानती थी और इसलिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। उन्होंने उमेश जी से कहा, अरे नहीं भाई साहब, बेटी के घर ऐसे कैसे आ सकते हैं? सब बात कर रहे थे, लेकिन साधना की नज़र बार बार नीलू की भाभी की तरफ जा रही थी। साधना ने आखिरकार मुंह से कह ही दिया, मुझे लगता है कि साक्षी खुशखबरी सुनाने वाली है। नीलू की माँ सरिता के ऐसे सवाल से सकपका गई, लेकिन फिर भी कहा, हाँ जी, हम भी बस आपको बताने ही वाले थे कि हमारी बहू साधना ने अपनी आदत के अनुसार ताने देना शुरू कर दिया। हाँ, आप क्यों बताएंगी हमें? आपकी बेटी तो अब तक हमें खुशखबरी न दे पाई, जाने क्या सोच कर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोकते रहते हैं, हम भी क्या जवाब दें? अब तो मैं कह दूंगी कि खुद ही पूछ लो। नीलू से इस बात को सुनकर नीलू की माँ कहा कलेजा फटने को आ गया। कितनी बेरहम है और बदतमीज़ है, ये बोलने की
तमीज़ तक नहीं है, हमारी ही बेइज्जती कर रही है। नीलू की माँ अपने मन में ये सब सोचने लगी थी। नीलू की माँ ने मौका पाकर नीलू से बात की। बेटा, क्या हालत बना ली है तूने अपनी? मैं अपनी अपना ख्याल रखा कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ अब बहुत हो गया, तू अलग ही रह ले। नीलू ने अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया। नहीं मम्मी, सुमित के बिना मर्जी के तो कुछ नहीं होगा। नीलू की माँ समझाकर चली गई, क्योंकि उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। साधना की आदत उन्होंने पहले ही से परख ली, कई बार देख ली थी, जो सहने के लायक नहीं थी। मगर ये नीलू ही थी जो कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी। साधना ने अपने छोटे बेटे अमित की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिससे उसकी शादी करवा दी गई। लेकिन ये शादी तो नीलू के लिए मुसीबत ही ले आई। अमित की पत्नी का व्यवहार नीलू के साथ बहुत ही रूखा था, लेकिन साधना के सामने अच्छी बनी रहती थी और साधना के सामने उसे नीचा दिखाने को कोशिश करती रहती थी। साधना ने उसके सामने कुछ दिन तक तो कंजूसी की, लेकिन छोटी बहू के तेवर के आगे साधना के तेवर टिक न सके और साधना ने कंजूसी करना बंद कर दिया। लेकिन नीलू अब उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसकी कंजूसी नीलू के साथ पहले जैसे ही चलती रही। नीलू को ना तो पेट भर खाना देती थी, ना ही ठीक से कपड़े। सुमित भी अपनी माँ से तंग आ चुका था। सुमित नीलू की मदद करता था तो साधना ताने सुना कर घर में हंगामा खड़ा कर देती थी। ऐसा ही कुछ चलता रहा घर का माहौल। साधना अक्सर ही नीलू को कह दिया करती थी, पहले उसके जैसे लेकर आ अपने घर से, फिर मनचाहा करना। शादी के 3 महीने बाद ही छोटी बहू गर्भवती हो गई, जिसके कारण मुसीबतों का पहाड़ नीलू पर टूट पड़ा। साधना ने इस खुशखबरी के बाद नीलू को आड़े हाथों ले लिया और जी भरकर सुनाया। मुझसे झूठ बोल रही थी बाज, और तभी तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। छोटी बहू को देखो, कम से कम कुछ सीखो, इसने तो इज्जत रख ली खानदान की। उमेश जी ने साधना को तुरंत कहा, कुछ तो शर्म करो साधना, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में ये खटास के बीज तुम ही बो रही हो। साधना ने नीलू को तुरंत अल्टीमेटम दे दिया, इसे अभी कुछ नहीं कहते। दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। उमेश जी दांत पीस कर रह गए। क्या कर सकते थे? बहू का साथ देने पर घर में जबरदस्ती लड़ाई होती। ऐसा ही चलता रहा एकदम सब। सुमित को शाम को आते ही नीलू ने सारी बातें बताई। नीलू ने रोते रोते सुमित से कहा, एक तो मुझ पर काम इतना आ गया है, ऊपर से रागिनी के कारण मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मुझसे अब सहन नहीं होता। सुमित से नीलू का दुख देखा ना गया। मैं माँ से अभी बात करता हूँ, आज बात होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित अपनी माँ साधना के सामने जाकर गुस्से से बोला, माँ, आपका नीलू के साथ ये सब अब बंद करो। ऊपर से बच्चों का दबाव बना रखा है, दिन भर उसे ताने देती हो, लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करती जाओगी। साधना सुमित की नीलू की तरह से बोलते देखकर भड़क उठी। आज इस नीलू को ही देखती हूँ, इसने जीना हराम कर रखा है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सभी में बेइज्जती करवा रखी है और आज तेरे कान भर दिया। सुमित ने फिर नीलू का पक्ष लेकर कहा, माँ, उस पर इल्ज़ाम लगाने अब बंद कर दो। वो बेचारी क्या करी है इसमें?
वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। साधना सुमित की बात सुनकर आग बबूला होकर दनदनाती हुई नीलू के कमरे में पहुँची। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को ही मुझसे अलग कर दे। आज इसी को बाहर फेंकती हूँ। उसने घर को सिर पर उठा लिया था, जिसे नीलू समझ ही नहीं पाई कि अचानक क्या हो गया है। उमेश जी ने आकर बात को दबाने की कोशिश की। साधना बस करो, इसके पीछे पड़ी रहती हो। साधना अपने पति के बोलने से और भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुमने एक शब्द बोला तो इसके हाथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी, समझे? चल बाहर निकल। साधना ने नीलू का हाथ पकड़ बाहर घसीटा तो सुमित ने बीच में आकर हाथ छुड़वाया, लेकिन साधना को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नीलू के गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। उमेश जी और सुमित दोनों देखते ही रह गए। छोटी बहू रागनी ने बीच में आकर कहा, दीदी माफ़ी मांग लो ना, गलती की माफ़ी मांगने में हर्ज ही क्या है। नीलू पहले ही दुखी थी, लेकिन देवरानी रागनी के ऐसा बोलने के कारण वो चीख पड़ी, कौन सी गलती? खबरदार जो बीच में बोलने आई तुम। सुमित ने अपने छोटे भाई अमित से कहा, अमित अपनी बीवी को अंदर ले जाओ, ये माहौल को और ख़राब कर रही है। आज अमित भी उल्टा सुमित पर ही बरस पड़ा, भैया माहौल तो आप लोगों ने खराब कर रखा है, मेरी पत्नी को मत कहिए। उमेश जी ने तुरंत अमित को आंखें दिखाकर हड़काया, मगर साधना की शय अमित को मिल रही थी। साधना फिर से भड़क गई और बोली, तू निकल पहले यहाँ से, तेरे कारण भाइयों में फूट पड़ गई। साधना ने फिर से नीलू का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और जोर से ज़मीन पर बाहर की तरफ धक्का दे दिया, जिससे नीलू दूर जा गिरी। सुमित नीलू को बचाता हुआ चीख पड़ा, माँ ये जाएगी तो भी मैं भी जाऊंगा। साधना ने आंखें निकाल कर कहा, हाँ यही तो बाकी रह गया था सुनने को, ये भी करवा दिया इसने। सुमित ने नीलू को सहारा देकर उठाया और अंदर जाकर दोनों सामान पैक करने लगे। आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए और उमेश जी के पैर छूने लगे तो उनकी ये देखकर जैसे सांसें ही रुक गई और उमेश जी घर को टूटता देख रोने लगे। अरे बेटा जाने दो, भूल जाओ ये सब, अंदर चल। नहीं बाबूजी, नहीं पापा, इस घर में हमारी न औकात है न ही इज्जत। माँ आप रहो अपनी छोटी बहू के साथ ही। सुमित सामान के साथ नीलू का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। उमेश जी ने रोते हुए अपनी पत्नी से सुमित को रोकने के लिए कहा, मगर साधना ने उन्हें रोकने से साफ मना कर दिया। जाने दो, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। जेब में नहीं दाने और अम्मा चली बुझाने। मैं भी देखती हूँ कितने दिन अकेले रहेंगे। सुमित और नीलू जा चुके थे और उमेश जी रो रो कर टूट चुके थे। पहले दिन बीते और फिर महीने, मगर सुमित और नीलू वापस नहीं आए। उमेश जी अक्सर साधना को कहते रहते थे कि ताना दे दिया करते थे, साधना तुम्हें मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। मगर साधना का गुरूर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीलू के प्रति नफरत के कारण साधना का मोह ही खत्म हो गया था। रागनी का बच्चा हो चुका था और घर में खूब खुशियाँ मनाई गई, मगर नीलू और सुमित की कमी उमेश जी को बहुत खल रही थी। जाने मेरा बेटा कहाँ होगा। उमेश जी बीते दिनों को याद कर आंखें नम कर लेते तो देखते कि साधना उनको उल्हाने देने लगती थी। रागनी का बच्चा अब 3 महीने का हो चुका था और रागनी के रंग ढंग बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसने घर पर
अपना कब्जा जमा लिया था। उमेश जी ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था, लेकिन साधना ने पोते के मुंह में रागिनी को धीरे धीरे जिम्मेदारियां सौंपी तो रागिनी का असली रंग बाहर आ गया। रागिनी घर में हर एक काम अपने हिसाब से करती थी और अब साधना की कंजूसी की आदत भी छूट रही थी। लेकिन वो क्या ही करती, क्योंकि रागिनी की आए दिन लताड़ उसको चुप रहने पर मजबूर कर देती। रागिनी ने उसका सम्मान करना भी छोड़ दिया था और बेहुदो शब्दों से इस्तेमाल करने लगी थी। रागिनी साधना और भरपूर हुक्म चलाकर कहती, बुड्ढी टाइम से खाना बना दिया कर, मेरा बच्चा परेशान होता है। साधना को पूरे दिन काम करना पड़ता और जब ज़रा भी मुंह खोलती तो रागिनी आंखें निकाल कर बात करने लगती और बुरी तरह फटकार लगाती। रागिनी के शब्द उसका दिल चीर कर रख देते। शुक्र कर बुढ़िया, मैंने तुझे रखा हुआ है, वरना तू किसी लायक नहीं है। साधना काम करते करते अपनी भीगी आंखों में अपने पल्लू से पोछा करती थी और उमेश जी देख कर भी अनदेखा कर देते थे। कभी थोड़ी शिकायत भी करती तो वो भी साधना को ताना देते, बबूल लगाया है तो आम तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, अब भुगतो जो किया है। नीलू होती तो तुम्हारे दिन ऐसे ना होते। रागिनी साधना और उमेश जी को खाना गिन गिन कर देने लगी थी। अमित ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। रागिनी का जो मन आता था वही करती थी और दिन ब दिन उसकी बेहूदगी बढ़ती जा रही थी। साधना ने एक दिन हिम्मत करके अमित से कहा, बेटा ज़रा रागिनी को समझा दे, 2 वक्त की रोटी तो ठीक से दे दिया करे, तेरे पापा बीमार रहने लगे हैं। अमित ने उल्टा ही कहना सुनना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कसर छोड़ी थी मम्मी, गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सिखाया है, अब वो कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको, इस उम्र में कितना खाएंगी आप। रागिनी के कानों में ये आवाज़ें पहुंच चुकी थी। अब यही रह गया है कि मेरी शिकायत मेरे ही पति से करेगी ये बुढ़िया। मैं नीलू नहीं हूँ कि घर से चली जाऊंगी और मुझसे कोई कहे उससे पहले मैं उसे ही निकाल कर फेंक दूंगी। चलो निकली यहाँ से, बहुत खा लिया मेरे पति की कमाई। रागिनी ने साधना का पकड़ा और घसीटने लगी। उमेश जी भी पीछे से आए, लेकिन रागिनी और कोई फर्क नहीं पड़ा। रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, देख तेरे ससुर कितने बीमार हैं, छोड़ दे बेटा, माफ़ी मांग रही हूँ, गलती हो गई। रागिनी ने जहरीले शब्द फिर से कहे। अरे कैसे माफ़ी, तो नीलू भाभी ने भी माफ़ी मांगी थी, क्या किया था उनके साथ। उमेश जी की आंखों के आगे वो दिन घूमने लगा जब इसी तरह नीलू और सुमित को निकाला जा रहा था। साधना, ये तेरी करनी के ही फल, कहते हुए उमेश जी थमम से बैठ गए। रागिनी ने अपने ससुर से भी कह दिया, पापा जी आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। रागिनी ने रोटी बिल खाती साधना को खींचते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी दरवाजे पर ही बैठे रहे और देर बाद कहाँ गए कोई नहीं जानता। रागिनी ने जब बाहर झांककर देखा तो लंबी सांस लेकर कहा, शुक्र है चले गए, अब जाकर मिली इस बुढ़िया से आज़ादी। दोनों ने जीना हराम कर रखा था। दोनों पति पत्नी रात को चलते चलते घर से दूर निकल आए और रास्ते में एक मंदिर के बाहर चबूतरे पर दीवार के सहारे बैठ गए। कई दिन तक उनका ठिकाना वहीं चबूतरा बना रहा और उसके कुछ दिन बाद किसी ने उन्हें पास ही रैन बसेरा की जगह दिलवा दी। दोनों रात को
रैन बसेरा में सोने चले जाते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रोया करते, और कोई भंडारा होता तो उससे खा लिया करते, या कुछ पैसे भी कोई दे जाता तो रख लेते। उमेश जी साधना से बार बार एक ही बात कहते, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तुमने साधना, क्या वक्त आया है। दो दो बेटे होते हुए भी हमारे पास नहीं। उमेश जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, खांसने की बीमारी के साथ शरीर कमज़ोर भी बहुत हो गया था। दोनों की स्थिति अब फटे हाल भी, जिस पर दया करने वाला भी कोई नहीं था। दंड में भी रात को सिकुड़कर सोना पड़ता था और चिलचिलाती गर्मी में मंदिर के बाहर दिन हीन बनकर बैठना पड़ता था। ना तो दवाई का कोई पता होता था, ना ही खाने के लिए पैरों की चप्पल तक नहीं बची थी। उमेश ही दिन भर रोते रहते और साधना को कोसते रहते थे। एक दिन किसी अमीर ने वहाँ गरीबों को कंबल बांटे तो वो दोनों भी उसकी लाइन में जाकर बैठ गए। कंबल बांटने वाले पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ आए थे। सबको खाने का पैकेट और कंबल बांट रहे थे। जैसे ही दोनों साधना और उमेश जी के नज़दीक आए तो दोनों ने उन्हें पहचान लिया, मगर अपनी हालत देखकर शर्म के मारे मुंह छुपाने लगे। लीजिए बाबा। जैसे ही उस छोटी लड़की ने उमेश जी की तरफ कम्बल बढ़ाया तो उमेश जी अनदेखा ना कर सके और उस बच्ची का गाल पर हाथ रखकर रोने लगे। उसकी माँ ने जैसे ही उमेश जी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। पापा। उमेश जी फफक फफक रो पड़े और अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछने लगे। सुमित भी देखकर तुरंत नज़दीक आया और उमेश जी के गले से लग गया। नीलू खड़ी रो रही थी कि तभी उसकी नज़र उमेश जी के ऊपर पड़ी। ऊपर बगल में बैठी साधना और गई, जो कि नीलू से नज़र छुपाने के लिए अपने पल्लू में मुंह छुपा रही थी। नीलू ने तुरंत देखते ही साधना को पुकारा, मम्मी। उसने साधना को गले से लगा लिया। साधना ने रोते रोते कहा, बेटा मेरे कपड़े गंदे हैं, बीमार भी हूँ, तुझे बीमारी लग जाएगी। नीलू ने साधना की आंखों में देखते हुए कहा, मम्मी आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हालत हो गई है, हमने ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचा था। आप घर चलिए। नीलू और सुमित समझा बुझाकर अपने माता पिता को घर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी से उतरते ही उमेश जी और साधना इतना आलीशान देखते ही रह गए। कांपते कदमों से अंदर घुसे तो आंखें फटी की फटी रह गई। नीलू की गोद में प्यारी सी बच्ची और इतना बड़ा घर, साज सजावट देखकर साधना को शर्म भी आई। जिन सब चीज़ों के लिए उसने नीलू को इतना भला बुरा कहा था, वो सब आज नीलू के दामन में था। आज साधना को इतने बड़े झटके लगे। इतने बड़े घर में नीलू एक रानी की तरह लग रही थी। उमेश ने बहू के सामने हाथ जोड़े, बेटा हमें माफ़ कर दो। नीलू ने तुरंत उमेश जी के हाथ पकड़ लिए। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। साधना उमेश जी को देखकर आंखों में आंसू भर लाई और नीलू से कहने लगी, बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए और मैं उस लायक भी नहीं हूँ। बहुत बुरा किया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने ही बहू बेटे के जीवन में कांटे बो दिए। साधना बुरी तरह से रो रही थी और सुमित ने माँ कहते हुए उसे गले से लगा लिया। साधना को किस्मत ने अच्छा झटका दिया था, जिससे उसे इतनी अकल तो आ ही गई थी कि आज माफ़ी मांग रही थी। भगवान ने इसी का बदला दिया। जब आज कितने समय बाद वो जी भरकर खाना खा रही थी। बाद में नीलू ने दोनों को जी भरकर खाना खिलाया और कपड़े लाकर दिए, जिससे साधना को अपने कंजूसी वाले दिन याद आ गए, जब उसने नीलू को दाने दाने को
मोहताज होने को मजबूर कर दिया था। नीलू के तो अच्छे दिन आ गए थे, मगर साधना की हालत अब फटे हाल की भी। दोनों के शरीर सूख कर काटा हो चुके थे। दोनों ने अपने साथ आप बीती सुनाई कि कैसे रागिनी ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और घर से बाहर निकाल दिया। आज सामने वही नीलू खड़ी थी जिसके साथ साधना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान की जिस लाठी में आवाज़ नहीं होते, भले देर से मगर पड़ती ज़रूर है। साधना को भी उसके किए का फल मिल ही गया। धन्यवाद। जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।